तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मार्केट अपडेट के साथ। मिडल ईस्ट संकट एफएनओ नियमों से आज बाजार में कोहराम मच गया। सेंसेक्स निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1769 तो निफ्टी 547 पॉइंट फिसला। निफ्टी बैंक में 2% से ज्यादा की गिरावट रही, तो वहीं मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 2% तक फिसलता हुआ दिखाई दिया। आज के बाजार में बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए। तो मार्केट का पूरा हाल समझते हैं यतिन मोहता से। तो यतिन, बताएं आज बाजार में बड़ी गिरावट के कारण क्या रहे? देखिए, जहाँ तक कि भारतीय बाजारों के गिरने का कारण था तो 5 बड़े कारण थे। ईरान और इजराइल के बीच में बढ़ते हुए टेंशन्स, जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में, उसके कारण आपको बाजार में एक नर्वसनेस का माहौल दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा एफएनओ सेगमेंट के जो कर्व्स हैं, इसको सेबी ने एक्टिवेट कर दिया है नए सर्कुलर के ज़रिए, तो कहीं ना कहीं इसको लेके भी बाजार में थोड़ा बहुत एक फिक्र का माहौल बना हुआ है। एफआईआईज़ की बात करें तो एक बड़ा आपको भारत से लेके चाइनीज़ कन्वर्जन ईटीएफ साइड पे दिखाई पड़ रहा है। तो शॉर्ट टर्म वाले जो छोटे फंड्स हैं, इन्होंने अपने पैसे जो है इंडिया से बुक करके शायद चाइना में लगाए हैं, ऐसा बाजार में एक रुझान है। क्रूड का भाव उछल के लगभग $75 प्रति बैरल हो गया था। थोड़े दिनों पहले 70 के नीचे चला गया था, जो अब लगभग 7-8% की रिकवरी दिखा रहा है। और यूएस में जो है चुनाव होने वाले हैं दिसंबर के महीने में, और उसके पहले भी काफ़ी सारी रसाकसी आपको वहाँ देखने को मिल रही है। तो ये 5 बड़े कारण हैं जिनके कारण भारतीय बाजार और ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ा बहुत पैनिक का माहौल है। यतिन, ये भी बताएं कि किन सेक्टर में तेजी दिखी और कहां मंदी रही? देखिए, बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो बहुत ख़राब था, डिक्लाइंस की तरफ था। और आज मार्केट के गेनर्स की बात करें तो बहुत कम गेनर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। स्टील और मेटल स्टॉक्स में केवल जेएसडब्ल्यू स्टील एक ऐसा काउंटर था जहां 1% की बढ़ोतरी थी। ओएनजीसी में एक मामूली बढ़त आपने देखी, लेकिन लूजिंग साइड पे आपको बहुत सारे शेयर्स मिलेंगे। इनफैक्ट 45 निफ्टी के स्टॉक्स आज लाल निशान पे बंद हुए हैं, जहां बीपीसीएल, श्रीराम फाइनेंस, एलएनटी जैसे काउंटर्स में लगभग 4% की डिक्लाइन देखने को मिली। एक्सिस बैंक में भी लगभग 4% की गिरावट आज दर्ज हुई। अगर हम मिड कैप्स की बात करें तो गेनर्स की लिस्ट बहुत छोटी थी। पेट्रोनेट एलएनजी, बीएसई लिमिटेड, मैरिको जैसे काउंटर्स थे, दोनों ही न्यूज़ फ्लोज के चक्कर में ऊपर थे। लेकिन लूजिंग साइड पे देखिए बहुत सारे शेयर्स आपको ऑटो, रियल एस्टेट काउंटर से मिलेंगे। एचपीसीएल, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ऑयल इंडिया, फिनिक्स लिमिटेड, 5 से 10% की गिरावट यहाँ दर्ज होती हुई आपको नजर पड़ी। और इन जनरल आज मिड कैप में काफ़ी सारा पैनिक आपको देखने को मिला। शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो मिडल ईस्ट टेंशन और क्रूड पर बाजार की नजर रहेगी, ये कहना है एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के डायरेक्टर एंड सीईओ मनीष सोंथालिया का। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में मनीष सोंथालिया ने आईटी, फार्मा और बैंक सेक्टर में अच्छे मौके बताए। नया जो एक वेरिएबल मार्केट में आया है वो बेसिकली मिडिल ईस्ट टेंशंस हैं। तो अभी तो क्या है, 2-3 दिन ही हुए हैं, तो बहुत मुश्किल है समझना कि अल्टीमेट आउटकम क्या होगा। ऐसा लगता तो नहीं है कि कोई वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो रही है, बट यू नेवर नो। तो अगर ये वेरिएबल को आप थोड़ा साइड में रखें, और इसमें कुछ अनसर्टेनिटी जरूर है, बट अदरवाइज मार्केट तो डिक्लाइन पर बाई करने वाली ही मार्केट है। ब्रॉडली आप लार्ज कैप्स में आपको रहना चाहिए। तो बेसिकली डिफेंसिव तो 3 ही स्पेस हैं मार्केट्स में ब्रॉडली, अगर आप देखें, जिसको लो बीटा कहते हैं। वो है आपकी बैंक्स, वो है आपके आईटी, और वो है आपके फार्मा। और यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट भी ठीक ठाक ही है, बहुत ज्यादा आईटी और फार्मा बहुत ज्यादा सस्ते तो नहीं है, बैंक बहुत ज्यादा सस्ते हैं। ईरान के हमले से भड़के इजराइल ने लेबनान पर कल रात अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। खबर यह है कि रात भर 17 हमले किए गए, जिनमें 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर भी हमले किए, जिसमें हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का दामाद मारा गया। इजराइल के हमले में नसरल्लाह पहले ही मारा गया है। और बुधवार को ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। इसमें इजरायली सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। इधर दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के हमले जारी है। इजराइल ने यहां दर्जनों गांव के लोगों को चेतावनी देते हुए गांव खाली करने को कहा है। हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमले करने का दावा किया है। वहीं यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की यात्रा रद्द करने की संयुक्त राष्ट्र ने निंदा की है।
लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ सीधी लड़ाई में इजराइल के 8 सैनिक मारे गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कसम खाई कि ईरान इजराइल पर हमला करने की कीमत चुकाएगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हम ईरान की शैतानी धुरी के खिलाफ युद्ध के बीच में हैं। वो हमारी बर्बादी चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम एक साथ रहेंगे और ऐसा नहीं होने देंगे। वहीं ईरान के हमले के बाद नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने आज रात बड़ी गलती की है, उसे की गलती की कीमत चुकानी होगी। इजराइल से लेकर फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, यमन से होते हुए ईरान तक इस वक्त युद्ध के हालात हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो ईरान की मिसाइल हमले के जवाब में उसके परमाणु ठिकानों पर किसी भी इजरायली हमले का समर्थन नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो इजरायलियों के साथ चर्चा करेंगे कि वे क्या करने जा रहे हैं। G7 राष्ट्र इस बात पर सहमत नहीं है कि उन्हें जवाब देने का अधिकार है। और माफ कीजिएगा, जो स्टेटमेंट थी वो इस तरह से रही कि G7 राष्ट्र इस बात पर सहमत है कि उन्हें जवाब देने का अधिकार है, लेकिन उन्हें इतना ही जवाब देना चाहिए जितनी आवश्यकता है। बाइडेन ने ये बात ईरान की तरफ से इजराइल पर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने के एक दिन बाद कही है। साथ ही बाइडेन ने यह भी कहा कि ईरान पर और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत समझता है कि इजराइल को जवाबी कार्रवाई करने की जरूरत है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का ख्याल रखना जरूरी है। इजराइल को सिविलियन आबादी का भी ध्यान रखना चाहिए। अमेरिका में कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने कहा कि टकराव बढ़ने को लेकर हम चिंतित हैं। हम मानते हैं कि संकट के समय बातचीत के महत्व को समझना चाहिए। इसमें किसी तरह का योगदान हो सकता है तो हम ये करते रहे हैं और कर सकते हैं। भारत में युद्ध के हालात में अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है। साथ ही ईरान के हमलों के बाद कुछ विमानों को रूट भी बदल दिए गए हैं। तो इजराइल पर ईरान के हमलों के बाद मिडल ईस्ट संकट अब क्या दिशा लेगा और भारत के लिए क्या है इस तनाव के मायने? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। ईरान और इजराइल के बीच गहराते तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल है। ब्रेंट $75 के करीब कारोबार कर रहा है, वहीं MCX पर भी दाम 6000 के करीब है। जानकार मानते हैं कि आगे क्रूड के दाम गिर सकते हैं और इसके क्या कारण है और कहां तक गिर सकता है कच्चे तेल का भाव, बताने के लिए सीधा जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता। तो मनीषा जी बताएं, क्रूड की चाल किधर जाएगी? जी, जहां तक कच्चे तेल की बात है, एक नीजोक रिएक्शन हमने ज़रूर आता हुआ देखा था जब वो बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान ने इजराइल पर दागी उसकी खबर आई थी यहाँ पर। लेकिन उसके बाद ऑफकोर्स 75 के आसपास ही यहाँ पर प्राइसेस थमते हुए नजर आएंगे। आज तीसरा ऐसा दिन है जब हमने यहाँ पर बढ़त भावों में आते हुए देखी है, और वो इस लिहाज से भी है क्योंकि मिडिल ईस्ट 1/3 कच्चा तेल प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड का। तो जिस तरह से ये वायलेंस या जिस तरह से हमने एस्केलेशन आता हुआ देखा है कंसर्न्स की तरफ से, अगर कच्चे तेल की प्रोडक्शन को, सप्लाईज को, फैसिलिटीज को यहां पर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम यहां पर भाव बढ़ता हुआ देखेंगे। लेकिन अब तक ऐसी कोई चिंता जताई नहीं गई है। एक नीजोक रिएक्शन हमने यहां पर आता हुआ देखा है। साथ ही साथ अगर आप ओपेक और एलाइज जो मेंबर्स हैं, प्रोड्यूसर देश हैं, उसकी जो कैपेसिटी है, स्पेयर कैपेसिटी, वो 5.7 मिलियन बैरल्स की है। पूरा ईरान जो इस वक्त यहाँ पर कच्चा तेल प्रोड्यूस कर रहा है वो 3.4 मिलियन बैरल्स है, यानी कि काफ़ी कम है ओपेक की स्पेयर कैपेसिटी के लिहाज से। इसलिए भी बाजार बहुत चिंतित नहीं है कि अगर कच्चे तेल को कुछ प्रॉब्लम भी हुई तो स्पेयर कैपेसिटी यहाँ पर अच्छी खासी है। दूसरी बात यह है कि सितंबर के महीने में कच्चे तेल में 9% की गिरावट देखने को मिली थी, पिछले क्वार्टर में 17% की गिरावट देखने को मिली है। और इवन एज इतनी सारी चिंताएं फिलहाल चल रही हैं, उसके बावजूद भी कच्चा तेल 75 पे है। इस साल का हाई $92 का है, यानी कि साल के हाई से हम $15 नीचे हैं। बाजार को ऐसे लगता है कि आगे जाते हुए चीन की तरफ से मांग यहां पर कमजोर रह सकती है। यूएस की गैसोलीन डिमांड 6 महीने के लोज पर है। यूएस का प्रोडक्शन अच्छा खासा है। ओपेक आगे जाकर यहां पर प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। तो बाजार जियोपॉलिटिकल को लेकर तो ऑफकोर्स प्रीमियम दिखा रहा है, लेकिन द रीजन ग्लोबल बैंक्स और ब्रोकरेजेस को लगता है कि ये बहुत ज्यादा तेजी चलने वाली नहीं है, क्योंकि सप्लाईज अभी भी बहुत ज्यादा है, डिमांड कैचअप नहीं कर पा रही है। तो काफी सारी चीजें हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में देखने के लिए। साथ ही साथ नवंबर में यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी आ जाएंगे, तो बाजार एक के बाद एक
एक इवेंट की यहाँ पर समीक्षा कर रहा है और उसके बाद रिएक्शन दे रहा है। ऑफ कोर्स पिछले 3 दिन यहाँ पर तेजी के रहे हैं, लेकिन बाजार को नहीं लगता कि ये तेजी इस क्वार्टर में या 2025 में आगे जारी रह पाएगी। इसीलिए जैसे कि आप देख सकते हैं, ज्यादातर बैंक्स और ब्रोकरेजेस ये मानते हैं कि मोस्ट बेयरिश केस यहाँ पर $60 का है एंड बेस्ट केस यहाँ पर $77 का है। ये एक रेंज आप 2025 में भी कच्चे तेल में यहाँ पर बनता हुआ देख पाएंगे। ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स ऑफ द पजल हैं, सबके ऊपर नजर रखनी होगी। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो मॉनसून खत्म होते ही देश में सीमेंट महंगा हो गया है। पूरे देश में सीमेंट कंपनियों ने दाम 10 से 30 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। डिटेल्स लेते हैं यतिन मोता से। तो यतिन, बताएं कितने दाम बढ़ाए गए हैं और क्या असर देखने को मिल सकता है? सीमेंट अब हो गई है महंगी। 1 अक्टूबर से ही सीमेंट डीलरों ने ऑल इंडिया बेसिस पे अपने सीमेंट बोरियों के दाम बढ़ा दिए हैं। जानकारी के हिसाब से और एनालिस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से लगभग 30 रुपए तक की 50 किलो की बोरी पे आपको दाम बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं। सबसे ज़्यादा दाम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे जो राज्य हैं यहाँ बढ़ते हुए दिखे हैं। आपको यहाँ 20 से 30 रुपए प्रति 50 केजी बोरी सीमेंट की बढ़ती हुई नज़र पड़ी है दामों में। और अगर हम बात करें तमिलनाडु में, तो यहाँ भी 10 से 20 रुपए प्रति 50 केजी बैग आपको दाम बढ़ते हुए नज़र पड़े हैं। सबसे ज़्यादा जो प्राइस है कि साउथ के स्टेट्स में आपको होती हुई दिखाई पड़ी। और टिपिकली जब मॉनसून रिसीड होता है और जो फेस्टिव सीज़न की शुरुआत होती है, त्योहारों की शुरुआत होती है अक्टूबर के महीने में टिपिकली, तब सीमेंट के दाम पिकअप होना शुरू होते हैं, बढ़ना शुरू होते हैं, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और हाउसिंग एक्टिविटी में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ब्रोकरेज के हिसाब से ये देखना होगा कि अगले 15-20 दिनों में किस हिसाब से सीमेंट के प्राइस मार्केट सस्टेन करता है, एब्जॉर्ब करता है। लेकिन हाँ, अगर हम ACC की बात करें, अंबुजा की बात करें, अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें, इंडिया सीमेंट की बात करें, जो बड़ी सीमेंट कंपनियाँ हैं या छोटी सीमेंट कंपनियाँ हैं, यहाँ आपने एक सीमेंट का दाम बढ़ता हुआ देखा है अक्टूबर के महीने में। शुक्रिया यतिन इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए अब खबरें चुनावी दंगल से जुड़ी हुई। तो हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होगी। आज वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। प्रदेश के अनाज कारोबारी और किसानों की क्या है समस्याएं, इस बारे में रोहतक के अनाज मंडी के आढ़तियों और वहां फसल बेचने पहुंचे किसानों से बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। रोहतक हरियाणा का एक प्रमुख अनाज मंडी है, जहां पर धान, गेहूं, कपास जैसे फसलों का कारोबार होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतक के अनाज मंडी में और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो अनाज मंडी के प्रमुख हैं, प्रधान हैं। यहाँ पर जिस तरह से सरकार 10 साल से बीजेपी की चल रही है, ये पूरा जो कारोबार है किस तरह से चल रहा है, कारोबार में क्या सहूलियतें हैं और क्या दिक्कतें हैं? इस पिछले 10 साल से आढ़ती तो परेशान है जी, क्योंकि हर छठे महीने जो है फसल आती है तो कोई गवर्नमेंट के पास पॉलिसी नहीं है उसकी। जी, किसान भी परेशान है, हर आढ़ती भी परेशान है। राजनीतिक घराने हैं, उनके मंच और लंच की व्यवस्था व्यापारी करता है, जिसके साथ व्यापारी उसका पलड़ा भारी। लेकिन इन लोगों को पता नहीं किस समझ की बात करते हैं, क्या है कि जिन्होंने आढ़ती भाइयों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। ये आप बता रहे थे, पोर्टल की समस्या बता रहे थे, और सरकार की जो पॉलिसी है बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होती है, वो एक समस्या बड़ी है। कभी फार्मर की पेमेंट का इशू है, कभी हमारी आड़त का इशू है, तो ना टाइम पे किसानों को पेमेंट मिल पा रही है और ना आड़तियों को पूरा कमीशन मिल पा रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर बहुत सारे किसान भी आए हैं जो यहाँ पर रोहतक मंडी में अपना अनाज बेचने आए हैं और कुछ यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ, आप कहाँ से आए हुए हैं? बड़म से आ रहा हूँ जी, आराम निवास नाम। क्या लेके आए थे, क्या रेट मिला? सरसों ले आया था 5722 की है। तो मतलब इस रेट से आप खुश हैं या जो रेट MSP से है उससे ज़्यादा कम है? गवर्नमेंट से तो ज़्यादा ही है, लेकिन 5600 कुछ निकाला था जी। लेकिन अब कितने दिन हो गए, सूख भी गई, उठा दिए बस। हाँ, अब बताओ आप कहाँ से आए हो सर? मैं सुनारिया से। कहाँ से, क्या नाम है आपका? दीपक नाम है जी। जी, क्या लेके आए थे अभी? मैं जीरी लेके आया था जी। अच्छा। पिछले 3 दिन से मैं मंडी में ही बैठा हूँ जी। खरीद की कोई व्यवस्था नहीं है जी। बार बार पोर्टल पे कभी आपको बाजरे का जैसे रजिस्ट्रेशन है जी, मेरा 4 किले में बाजरा था जी, मेरा रजिस्ट्रेशन वेरीफाई नहीं होके आया, वो बाजरा मेरे को 1900 रुपये 1950 रुपये बेचना पड़ा। तो ये सब समस्याएं हैं। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ का मिजाज है अनाज मंडी का, किसान भी ना खुश हैं, आड़ती भी ना खुश हैं। तो जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं आड़तियों को मिल नहीं पा रही और ना किसानों को उनका भाव मिल पा रहा है। तो कुल मिलाकर जो इस वक्त नाराज़गी है, कहीं ना कहीं ये जो मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी है, कहीं ना कहीं उसको भुगतना पड़ सकता है इस बार के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में।
कैमरामैन दिनेश देवरी के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज़, रोहतक, हरियाणा। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सबसे ज्यादा 150 से 155 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना को 90 से 95 और एनसीपी को 40 से 45 सीटें मिलेंगी। बताया जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले महायुति सीट शेयरिंग का ऐलान कर सकती है। तो इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं विवेक गुप्ता से। तो विवेक, बताएं, महायुति में सीट शेयरिंग पर बात बन गई है? महायुति में जो सीट शेयरिंग का मामला है वो लगभग तय हो चुका है और सूत्रों के मुताबिक महायुति में 3 पार्टियां हैं, बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी। और सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि 288 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा सीट बीजेपी लड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी विधानसभा चुनावों में 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना शिंदे कैंप जो है वो तकरीबन 80 से 85 सीट पर चुनाव लड़ सकती है और तीसरी पार्टी जो अजीत पवार के एनसीपी है वो 40 से 45 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीट है, जिस पर महायुति की जो 3 पार्टियां हैं उनका जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो लगभग तैयार हो चुका है, तय हो चुका है और सूत्रों का दावा है कि बीजेपी सबसे ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। 150 से 160 सीट पर बीजेपी अपने उम्मीदवार को उतार सकती है और ये भी जानकारी मिल रही है कि दशहरा के बाद महायुति में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से कुल 288 सीट है उस पर महायुति की पूरी तैयारी हो चुकी है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है और दशहरा के बाद बीजेपी जो है वो अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है। शुक्रिया विवेक इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। ईशा फाउंडेशन और सदगुरु जग्गी वासुदेव को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ पुलिस जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ने पुलिस की कार्रवाई और मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर भी रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई खुद करने की बात कही है। दरअसल फाउंडेशन के खिलाफ एक रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि आश्रम में उनकी बेटियों लता और गीता को बंधक बनाकर रखा गया है। हालांकि फाउंडेशन का यह कहना है कि लड़कियां अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं, जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस से ईशा फाउंडेशन से जुड़ी डिटेल्स मांगी थी। इसके बाद 1 अक्टूबर को करीब 150 पुलिसकर्मी आश्रम की जांच करने भी पहुंचे थे। पुलिस के आश्रम में इस तरह दाखिल होने पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है। अब मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। अब आप गूगल पे पर गोल्ड लोन भी ले सकते हैं। गूगल ने इसके लिए मुथूट फाइनेंस के साथ करार किया है। इसके अलावा आप गूगल पे पर आप 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन भी पा सकते हैं। इसके लिए गूगल ने आदित्य बिरला कैपिटल के साथ पार्टनरशिप की है। साथ ही कंपनी ने गूगल फॉर इंडिया इवेंट में AI टूल जेमिनाई को हिंदी समेत 8 रीजनल भाषाओं में लॉन्च किया है। कैसे काम करता है ये और यूजर्स को कैसे इससे मदद मिलेगी, देखिए। गूगल फॉर इंडिया इवेंट में मैं मौजूद हूं और इस वक्त आप मुझे देख रहे होंगे मॉकटेल काउंटर पर और आप सोच रहे होंगे कि मॉकटेल काउंटर पर मैं क्यों आई हूं। तो मैं आपको बता दूं कि अब मॉकटेल बनाने में भी जेमिनाई, जो कि गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, उसकी एंट्री हो गई है। यहाँ पर आप मॉकटेल्स विद जेमिनी यानी कि अपनी फेवरेट या फिर कस्टमाइज मॉकटेल जेमिनी के जरिए यहाँ पर पा सकते हैं। तो किस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करेगा ये मैं आपको बताती हूँ। तो मॉकटेल मेकर पर आप आए, सबसे पहले आपने हाई किया, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर और जैसे ही आप हाई करेंगे तो नमस्ते से आपको वेलकम किया जाएगा और फिर ये 4 सवाल पूछे जाएंगे कि आपका नाम क्या है। आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, आप किस कलर में मॉकटेल को चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर रेड लिखा। उसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से हैं। आप दिल्ली, जिस तरह से मैंने लिखा है, आप जहाँ से भी हैं आप उस सिटी का नाम लिख सकते हैं। हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आप खुश हैं, आप उदास हैं, वो फीलिंग भी आप यहाँ पर शब्दों के जरिए डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पर जब आप एंटर
प्रेस करेंगे तो आपने जो इनपुट दिया है अपने नाम और अपने फेवरेट कलर और आप कहाँ से हैं उस हिसाब से यहाँ पर आपके लिए जो कस्टमाइज मॉकटेल ड्रिंक है उसकी रेसिपी आ जाएगी, उसके इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं मेरे इनपुट के हिसाब से इन्होंने रेड डेली डिलाइट को चुना है, तो ये उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे और किस तरह से आप इसको जो इंस्ट्रक्शंस रहेंगी इसको बनाने में वो कर सकते हैं। और रीज़न भी दिया गया है कि ये वाला मॉकटेल जो इन्होंने कस्टमाइज करके आपके लिए चुना है उसके पीछे क्या कुछ वजह है। तो 3-4 ऑप्शंस मिल जाएंगे और आप जो ऑप्शन इसमें से चुनेंगे वो आप यहाँ पर डाल देंगे और आपकी जो कस्टमाइज मॉकटेल है वो जेमिनाई के ज़रिए यहाँ पर इनपुट पर पहुँच जाएगी और जो बार टेंडर है वही जो मॉकटेल आपने स्क्रीन पर सिलेक्ट की है वो आपको बनाकर सर्व कर देंगे। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम का पायलट पोर्टल आज लॉन्च हो गया है। इस वित्त वर्ष के आखिर तक करीब 1.25 लाख युवाओं को स्किल करने का टारगेट है। इस प्रोजेक्ट पर सरकार 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए इंटर्नशिप के पहले बैच की शुरुआत 2 दिसंबर से होगी। केंद्र सरकार की मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी इंटर्नशिप स्कीम पर भी लागू होगी। तो क्या है इस योजना की मुख्य बातें और कौन उठा सकता है इसका लाभ? कंज्यूमर अड्डा में आज करेंगे इसी पर ही विस्तार से चर्चा शाम 5:57 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है। इस फेस्टिव सीजन में किया ने आज एक साथ 2 लग्जरी गाड़ियां लॉन्च की है। कंपनी ने अपनी मशहूर MPV किया कार्निवल के 4th जनरेशन मॉडल को लॉन्च किया। साथ ही कंपनी ने अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV किया EV9 को भी लॉन्च किया। किया की नई इलेक्ट्रिक SUV EV9 की कीमत 1.3 करोड़ रुपए है और ये गाड़ी 0 से 100 की स्पीड सिर्फ 6 सेकंड से भी कम समय में पकड़ लेती है। इसमें सिंगल चार्ज पर 561 किलोमीटर की रेंज मिलती है। वहीं नहीं जो नई किया कार्निवल प्लस MPV है उसकी बात करें तो भारत में कार की कीमत करीब 64 लाख रुपए है। तो कार में आपको 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन के साथ 190 bhp का पावर मिलेगा। किया इंडिया के हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग हरदीप बराड़ से बातचीत की है रोहन सिंह ने, देखिए। सर किया आमतौर पर जानी जाती है एक काफ़ी अच्छे बजट में आपको कई सारे अच्छे फीचर्स देने के लिए। अब आपने एक गाड़ी लाई है 1 करोड़ 30 लाख के लगभग है। इस प्राइस पे भी एक अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन मिले, क्या खास फीचर्स दे रहे हैं इसमें आप? देखिए, अगर इसमें आप देखेंगे दिस इज पहली चीज़ है वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर है, तो जिस ज्यूरी ने चुना है उन्होंने बिल्कुल सोच परख के इस गाड़ी को वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर दिया है। तो इसमें जो पहली चीज़ है जो इसका बैटरी है ये तकरीबन 98 किलोवाट आवर के की बैटरी है, जो कि इतनी बड़ी बैटरी आप यूजुअली नहीं देखेंगे किसी भी गाड़ी में, जिसके कारण इसका जो पावर है वो तकरीबन 400 किलोवाट का पावर है, 700 न्यूटन मीटर का टॉर्क है और जो इसका रेंज है डिस्पाइट हैविंग सच अ स्ट्रॉन्ग पावर और 0 to 100 आपने देखा 5.3 सेकेंड्स के अंदर है, उसके बावजूद इसका जो रेंज है वो है 531 किलोमीटर्स का रेंज है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रेंज माना जाता है। तो जो इंडिया में इशू है रेंज एंजाइटी को लेके कि गाड़ी रास्ते में चार्ज कहाँ पे करेंगे, इस गाड़ी के साथ आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब आपको दिखाते हैं देश भर में मची नवरात्रि की धूम। तो आज पूरे देश में नवरात्रि की धूम है। आज से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो गई है। देश भर में नवरात्रि बेहद धूमधाम से मनाई जा रही है। जगह जगह माता के पंडाल सजे हैं। नवरात्रि का महापर्व पर पूजा अर्चना और दर्शन के लिए देश के प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लाइन लगी हुई है। बड़ी संख्या में माता के दर्शन के लिए भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और इस वक्त अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर किस तरह से लंबी लाइनें लगी हैं माता के दर्शन के लिए। कौशाम्बी, अमेठी, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, फिरोजाबाद, मिर्जापुर, हर जगह भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन देवी माँ के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है।
तो आज से गरबे की धूम भी शुरू होने वाली है। गरबा के लिए ग्राउंड भी तैयार है। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने अहमदाबाद के गरबा ग्राउंड में चल रहे तैयारियों का जायजा लिया। देखिए। नवरात्रि का आज से प्रारंभ हो चुका है और यूनेस्को ने गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित करने के बाद ये पहली नवरात्रि है और खेलैयाओं में इसका काफी जोश भी है। गुजरात सरकार ने भी ये ऐलान किया है कि सुबह 5 बजे तक खेलैया है वो गरबा कर सकते हैं, तो लोगों का उत्साह है वो 2 गुना हो गया है। आप देखिए कि गुजरात में इस तरह के हजारों पार्टी प्लॉट है, वहां पर तैयारियां चल रही है। और एक चिंता खेलैयाओं में ये भी थी कि शायद बारिश आ जाए, लेकिन जो हवामान विभाग ने बताया है उसके मुताबिक बारिश के कोई अभी तो आसार नहीं है। अब देखिए कि अलग अलग स्टेज और लाइटिंग डेकोरेशन यहाँ पर हो रहे हैं और एक साथ पूरे गुजरात में अलग अलग जगह पर लाखों खेलैया है वो गरबा करेंगे। और गुजरात सरकार ने भी अलग से एक आयोजन किया है जहाँ पर पूरे राज्य से जो भी फेमस गरबा है उस आर्टिस्ट को बुलाकर गरबा भी करवाया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि नवरात्रि का आगाज है वो काफी शानदार रहने वाला है। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो इस नवरात्रि CNBC आवाज पर हम आपके लिए लेकर आए हैं स्त्री शक्ति की कुछ ऐसी कहानियां जो हम सबको अपनी शक्तियों का एहसास दिलाएंगी कि अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। ऐसी एक कहानी है मुंबई की गीता पाटिल की, जिनसे बात की हमारी सहयोगी शिप्रा राणा ने। सपना जितना बड़ा होता है उसके रास्ते में आने वाली मुश्किलें भी उतनी बड़ी होती हैं। ऐसा कहना है पाटिल काकी का, जिन्होंने एक छोटे से नाश्ते के बिजनेस को आज 3 करोड़ के टर्नओवर वाला व्यापार बना दिया। पाटिल काकी ने 2016 में अपने पति की नौकरी जाने के बाद घर चलाने के लिए नाश्ता बनाकर बेचना शुरू किया। पहले तो छोड़ते भी नहीं थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, उनको पसंद आने लगा। सब डिपार्टमेंट वालों ने हम लोग को, फिर वो वार्ड ऑफिसर को एक लेटर लिख के दिया था, फिर हम लोग को परमिशन दिया आने का। काम सही चल रहा था, आमदनी भी अच्छी थी, लेकिन लॉकडाउन के कहर से पाटिल काकी का ये काम रुक गया। उनका काम था नाश्ते का, और नाश्ते की शेल्फ लाइफ कम होती है। जिस दिन बनाओ अगर नहीं खाया तो खराब। बीच में लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के बाद घर खर्चा चलाना मुश्किल हो गया, तो मैंने, मेरा बेटा वेबसाइट बनाता, तो मैंने उसको बोला अपन ऑनलाइन मंगाते सब कुछ, वैसे अपना भी ऑनलाइन बेचेंगे अपन। तो उसने भी ठान लिया और उसने मुझे एक रात में पूरा वेबसाइट बना के दिया, और यहाँ से हमारी पाटिल काकी की शुरुआत हो गई। उनके बेटे ने उन्हें ऑनलाइन दुनिया से अवगत करवाया। ऑनलाइन वेबसाइट के बाद तो मानो ऑर्डर्स की बाढ़ आ गई हो, लेकिन सितारे तब चमके जब शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में उन्हें शार्क्स की तरफ से फंडिंग भी मिली। ऐसा मुझे खाना बनाने का और सबको खिला के बिगाड़ने का पहले से शौक था। मैंने घर से छोटा सा स्नैक्स का बिजनेस शुरू किया था, सिर्फ 5,000 रुपए से। इसके बाद उनकी क्रेडिबिलिटी को और सराहना मिली और आज उनके बिजनेस का टर्नओवर 3 करोड़ का बन गया है। तो सोच मत कि मुश्किल कितनी बड़ी, डट कर हो जा तू खड़ी, सपनों की उड़ान भर, हालातों को हरा, और जो कोई सोच ना सके तो वो कर दिखा। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।